कहते हैं अगर किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो जितना उसके आने का एक्साइटमेंट होता है उससे ज़्यादा हम पैनिक हो रहे होते हैं। और शायद डेट शीट के आने के बाद यही हुआ है हर एक बच्चे के साथ। जहां बच्चे को डेट शीट देख करके काफ़ी खुशी भी मिल रही है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में उसे काफ़ी गैप मिला हुआ है, वहीं वो थोड़ा बहुत पैनिक भी है क्योंकि अब बोर्ड्स आ गए हैं और बोर्ड्स से पहले स्ट्रेस है प्री बोर्ड्स का। और प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने का प्रेशर तो होता ही है क्योंकि इंटरनल के मार्क्स आपके जुड़ते तो हैं ही हैं बोर्ड में, राइट। तो हर एक बच्चा सोचता है कि वो कैसे अच्छा स्कोर कर ले, और कहीं ना कहीं जो बहुत स्टूडियस बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि हर हाल में मुझे 90% से अबव तो लाना ही लाना है। अब आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे बेटा जिनके एग्जाम्स हो सकता है 15 दिन में ही हो सकता है 20 दिन में ही और हो सकता है 25 दिन बाद हो प्री बोर्ड्स के, ठीक है। और हो सकता है कि 15 दिन से भी कम बचा हुआ हो आपका। तो आप जिस भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हो और आपके प्री बोर्ड्स में कितने दिन बचे हुए हैं। सो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्री बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आपके लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क जरूर करेगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। इससे आप बिल्कुल भी स्ट्रेसिफाइड फील नहीं करोगे और अपना एग्जाम अच्छे से देकर के आओगे विद गुड स्कोर। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड प्रायोरिटाइज। देखो आप सभी लोगों को पता है कि आपके एग्जाम का डिलेटेड पोर्शन क्या है, नॉन डिलेटेड पोर्शन क्या है, आपके एग्जाम में क्या आने वाला है या कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट से, वेदर इट इज़ ऑफ साइंस, वेदर इट इज़ ऑफ कॉमर्स, या फिर वो आपका लैंग्वेज का सिलेबस हो या फिर वो आपका ह्यूमैनिटीज़ का हो। आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इस चीज़ को भी अच्छे से एनालाइज करिए कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स का पूछा जाने वाला है। जैसे अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ आपकी या इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ बेसिकली, तो इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप देखोगे तो 40 मार्क्स का आपका पूरा बुक वाला पार्ट होता है, फिर आपका राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन डिवाइडेड होता है रेस्ट ऑफ द पार्ट में, राइट। तो आपको ज्यादा फोकस करना किस चीज के लिए जरूरी है, इट इज योर लिटरेचर पार्ट। अगर आप लिटरेचर पार्ट को फोकस कर रहे हो, सोचो आप अपनी बुक के सेक्शंस को पढ़ रहे हो और बुक के सेक्शंस को जब आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग स्ट्रांग होती है। तो ऐसे ही आप साइंस में देख लो, कुछ स्पेसिफिक आपके चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सेम गोज फॉर ह्यूमैनिटीज और सेम आपका ये आप कॉमर्स में भी देखोगे, राइट। तो आप एनालाइज करो कि कौन से आपके टॉपिक से कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। फिर जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आप मार्क करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको कौन से चैप्टर जल्दी समझ में आ जा रहे हैं और कौन से चैप्टर कम समझ में आ रहे हैं। और जो वीक एरियाज हैं आप उनको इनिशियली पढ़ो ताकि लास्ट मोमेंट पे आपके ऊपर प्रेशर ना रहे। और जो आपके अच्छे एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उनका एक बार रिविजन करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि रिविजन इज द की सक्सेस। रिविजन अगर आप करोगे तो आपको चीज़ें रिटेन रहेंगी और आप कभी भी भूलोगे नहीं। सेकेंड, एक प्रॉपर टाइम ब्लॉक शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना रहे हैं बेटा तो आप सफ़र करेंगे। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मॉर्निंग वाले टाइमिंग में ऑब्वियसली स्कूल में रहते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप घर पर हो और अगर आप स्कूल में भी हो तो आप अपना डिवीजन करो कि सपोज अगर आपकी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट अगर वो पढ़ा रहे हैं तो आप उसको डेडिकेटेडली वहीं पर ही पढ़ लो। और अगर आप घर पर हो तो आप कोशिश करो कि आप मॉर्निंग, नून और इवनिंग में अपने पूरे डे को डिवाइड कर लो और अपने डे को हर एक डे का पार्ट आप 2 या 3 घंटा दो। वैसे कोशिश यही करो कि 2 क्योंकि 6 घंटा 7 घंटा एक स्ट्रेच में पढ़ना बहुत हो जाता है। एक दिन के लिए 7 आवर्स आर मोर देन इनफ। आपको यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपको बोर्ड्स का पेपर देना है, तो आई थिंक 6 to 7 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट। तो आपने अपने डिविजन करना है, मॉर्निंग में 2 से 3 घंटा आपने दे दिया, ठीक है ना, आपने नून में 2 से 2.5 घंटा दे दिया, ऐसे ही आपने इवनिंग में 2 से 2.5 घंटा दे दिया। अब जनरली आप मॉर्निंग के टाइम पर वो टॉपिक्स पढ़ो या वो सब्जेक्ट्स पढ़ो जो कि आपको लगते हैं कैलकुलेटिव हैं, वो जैसे मैथ्स हो गया आपका, फिजिक्स हो गया आपका, अकाउंट्स हो गया आपका, राइट। और कभी कभी बच्चे ना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करते हैं तो उनको डेट्स याद नहीं होती, ठीक है ना। कई बार बच्चे मैप्स में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जितना भी दिमाग वाला काम है कोशिश करो कि इसको आप मॉर्निंग में कर लो, क्योंकि दिमाग वाला काम जब आप मॉर्निंग में करते हो, मॉर्निंग आपका टाइमिंग बहुत फ्रेश होता है और आप अच्छा फील करते हो और आप ज़्यादा पढ़ पाते हो, ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हो उस टाइम पे। फिर जब आपका नून का टाइमिंग आए तो आप मेमोराइजेशन वाला वर्क करो, जैसे आपको लिटरेचर पढ़नी है, राइट, आपको कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है, राइट, या फिर आपको बायो पढ़नी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। तो जो रोड मेमोराइजेशन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, वो आप इस टाइम में पढ़ सकते हो। इवन अगर किसी बच्चे का ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी वाला सेक्शन है तो वो उसको यहाँ पर कवर कर सकता है। फिर आप इवनिंग का टाइम अपना डेडिकेटेडली किसके लिए रखो, रिविजन के लिए। चाहे तो सैम्पल पेपर लगा लो, चाहे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, बुक के पीछे के क्वेश्चंस कर लो, राइट। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को कर लो, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। आपका जो टाइम है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, या टाइम टेबल बोल सकती हूँ मैं पूरा। तो आपका शेड्यूल आप इस तरीके से बनाओगे, सपोज आपने सुबह 7 से 9 एक टॉपिक चूज कर लिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, फिर आपने बीच में टाइम ब्रेक दे दिया। अब आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से है कि आपको कितना ब्रेक चाहिए, आपको 5 मिनट चाहिए, ठीक है, 10 मिनट चाहिए,
या 20 मिनट चाहिए, आधा घंटे चाहिए, बट कोशिश करना कि आधा घंटे से ज़्यादा गैप ना हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जब हम ज़्यादा देर का गैप लेते हैं तो फिर हमारा मन नहीं होता पढ़ने का। तो कोशिश करो मैक्सिमम अगर आप गैप ले रहे हो तो आधा घंटे का लो। तो 7 से 9 आपने टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अपने 9:30 से 11:30 साइंस के कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, लाइक अगर आप केमिस्ट्री वाले हो, है ना, और अगर आप फिजिक्स वाले हो, आप बायो वाले हो, तो आप वो यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ सकते हो। 12 से 1 आपने ब्रेक ले लिया, अपना खाया पिया, ठीक है, जो भी करना था किया। फिर उसके बाद 1 से 3 आप फिर पढ़ने बैठ गए अपने वो वाले सब्जेक्ट्स जो कि आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं, या फिर आपका साइंस का भी थियोरेटिकल सेक्शन है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो तो जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है उसको आप कंप्लीट करने के लिए बैठ गए, राइट। सिमिलरली अगर आप कॉमर्स वाले हो तो थ्योरी वाला पार्ट आप यहाँ पर कवर कर रहे हो। फिर आपका टाइमिंग रहेगा 3:30 to 5:30। कोशिश करो कि 3:30 to 5:30 में आप प्रैक्टिस करो। थ्योरी में जितना प्रैक्टिस करोगे, लिख करके प्रैक्टिस करोगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। लिखने से एक तो आपकी स्पीड बढ़ती है, आपको पता है जो थ्योरेटिकल आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स के आए या ना आए, ठीक है, मार्क्स मैटर नहीं करता, लेकिन टाइम मैटर करता है। आपके पेपर लेंदी होते हैं, आपने जनरली ये नोटिस किया होगा। फिर आप 6 to 8 PM का टाइम अपने सैम्पल पेपर को दो, और दिन भर में अगर आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप सैम्पल पेपर से काफ़ी हद तक एक अपने पेपर पैटर्न को समझ गए होते हो, और आपके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है बेटा कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होता है कि आपको किस अप्रोच के साथ अपने पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, है ना, अपनी स्पीड, और सबसे बड़ी चीज़ है क्रिएटिव आंसर राइटिंग, तीनों ही चीज़ों की एक नॉलेज हो जाती है, राइट। और इसी से ही आप स्टडी कर रहे होते हो स्मार्टली। तो अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है बेटा, आप नोट्स से पढ़ाई करो, है ना। एग्जाम में आपको पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आप नोट्स बनाओ। समरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी डेवलप करेगा, वो आपके ओपिनियंस डेवलप करेगा, वो आपको ये बताएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, क्या क्वेश्चन को स्किप करने से फायदा रहेगा या नहीं रहेगा। देन जितना हो सके बेटा NCERT को मास्टर करने की कोशिश करिए। सपोज अगर आप दिन भर में एक चैप्टर लेकर के बैठे हुए हैं तो कोशिश करिए एक चैप्टर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन बनाइए। हर लाइन से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन बना सकते हो तो बनाओ, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। इससे क्या होता है, आप लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ते हो तो आपका कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है, और आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, या फिर अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बीच से पूछ लिया गया हो, राइट, बोर्ड्स में तो ऐसा ही पेपर बनता है, तो आप वो भी आंसर कर पाओगे। फिर राइटिंग सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लिख करके पढ़ो, क्योंकि लिखने से एक तो आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, है ना, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। प्लीज़ इस चीज़ को मत सोचना कि मैम लिखते लिखते हाथ दर्द कर जाता है तो फिर गंदी हैंड राइटिंग आती है। आप कोशिश करो कि आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, और जैसे जैसे आप लिख रहे होगे आप देखोगे डे वाइज आपकी स्पीड भी इंप्रूव कर रही है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। फिर दूसरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे पेपर को दे रहे हो जिसमें आपको कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं तो आपको स्टिक रहना है फॉर्मेट से। जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करो तो आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है, नोटिस का फॉर्मेट होता है, इन्विटेशन का फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट को हेवी मत जाना। अगर आपसे बोला गया है कि आपको 20 वर्ड्स का आंसर लिखना है, 20 to 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 30 to 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो उतना ही करो। 120 से 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 100 to 120 वर्ड्स में आंसर लिखने, तो प्लीज़ स्टिक टू द फॉर्मेट। और ये आप तभी पता लगा पाओगे 100 वर्ड मेरे कैसे कंप्लीट हो गए, मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं हैबिट में हूँ। एक बार मैंने लिखा, मैंने उसको काउंट कर लिया, अच्छा इतने पेपर में मेरा 100 वर्ड कंप्लीट हो जाता है। जो एग्जामिनर्स हैं उनको बहुत अच्छे से इस चीज़ का अंदाजा है कि कौन सा बच्चा किस हैंड राइटिंग पे कितने पोर्शन में अपना पेपर कंप्लीट कर लेगा, राइट। सो ये आप एग्जामिनर के साथ खेल नहीं सकते। देन आती है बात आपके रिविजन प्लान की। अगर आपके प्री बोर्ड्स में 5 से 7 दिन ही बचे हुए हैं तो रिविजन तो मस्ट है, तो रिवीजन तो आपको करना ही है। सैम्पल पेपर से रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिवीजन करो, ठीक है ना। आप अपनी एनसीईआरटी के जो बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनसे रिवीजन करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और दूसरी चीज़, अगर आप निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको पता होगा केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, आपके फिजिक्स में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो आप उनको पिक्चराइजेशन मेथड से लर्न कर सकते हो। जैसे कि मैथ्स में आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो उसको हम लोग कैसे लर्न करते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोले। तो इस तरीके से बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, उन निमोनिक्स को आप थोड़ा सा कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने की, अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करिए कि अच्छा ये चार्ट है, पूरा फॉर्मूला चार्ट, तो मुझे इसको इस तरीके से लर्न करना है, स्टोरी बना करके लर्न करनी है। तो अगर आप पिक्चर बना करके, स्टोरी बना करके, सॉन्ग से कनेक्ट करके अगर आप कुछ भी इमेजिनेटिव क्रिएटिव कर रहे हो ना, तो आपको वो चीज़ हमेशा लर्न रहेगी। हमेशा याद रखना, हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो पुअर नहीं होती। कभी हम बोल देते हैं, हमारी मेमोरी 2 ही तरीके की होती है, या तो ट्रेन या तो अनट्रेन। तो अगर आप अपनी मेमोरी को ढंग से ट्रेन करोगे तो वो ढंग से वर्क करेगी और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, रिटेन करेगी, आप अपने एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे, राइट। नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट वाइज टिप। अगर आप मैथ ले रखे हो या फिर अगर आप अकाउंटेंसी
है आपके पास, या अगर आपके पास कोई अदर सब्जेक्ट है जो कि आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस वाला ज़्यादा है, तो कोशिश करिए 3 से 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हर एक चैप्टर की आप रोज़ सॉल्व करें, है ना। कोशिश कर लीजिए एक टाइम डिसाइड करिए, 2 घंटे में आपको हर चैप्टर की 3 से 5 करनी है। हो सकता है एक दिन में पूरे चैप्टर्स ना हो पाए, तो कोई बात नहीं, हाफ का डिवीजन कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि एक टारगेट जरूर सेट करिए। फिर अगर बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो आप कॉन्सेप्ट्स, है ना, बायोलॉजी की बात करोगे तो डायग्राम्स आपको पढ़ने, आइडेंटिफाई करने, ठीक है ना, ज़रूरी है। आप हर रोज़ एक डायग्राम पर ज़रूर से ज़रूर वर्क करिए, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। फिर सोशल साइंस की बात करूँ मैं, तो आप क्रिस्प आंसर्स लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि सोशल साइंस में मैक्सिमम आपको लिखना होता है। आप डेट्स और इवेंट्स की एक छोटी सी अलग से बुकलेट बना लीजिए, जिसमें आपके डेट्स और इवेंट्स लिखे हो, आप लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में रिवाइज कर पाओ उसको। मैप वर्क की बहुत प्रैक्टिस करो, मैप बहुत जरूरी है। जितनी बार आप मैप को देखोगे उतनी बार आपकी जो पिक्चराइजेशन है, जो निमोनिक है, वो स्ट्रांग होगी और आपको याद रहेगा, अच्छा यहाँ पर ये वाला पार्ट था, यहाँ पर ये वाला पार्ट था, यहाँ पर ये वाला पार्ट था। नेक्स्ट इज, अगर मैं आपकी बात करूँ लिटरेचर सेक्शन की या लैंग्वेज सेक्शन की, ऑब्वियसली आपका ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्प्रीहेंशन इंपॉर्टेंट होता है, राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बिना लिखे आप अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं कर सकते। आप ग्रामेटिकल एरर्स करोगे, आप स्पेलिंग एरर्स करोगे, तो जब आप लिख के पढ़ रहे होगे तो आपके ग्रामेटिकल एरर्स कम होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं बेटा, आप हेल्प ले सकते हो, आप AI की मदद ले सकते हो, उससे लिखने की कोशिश करो कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हो, कहाँ पर आपका ग्रामेटिकल एरर हो रहा है। तो जब आप लिख करके उसको करोगे ना, इतने हैबिट में हो जाओगे, 5 से 7 दिन में आप इतना फ्रीक्वेंट हो जाओगे लिखने में कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, लिख करके जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी करो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे, मैं नहीं कह रही मत पढ़ो, फोकस स्टडी करो, लेकिन ब्रेक ज़रूरी होता है। आप कंसिस्टेंट कोई काम बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकते। खाना ढंग से खाइए, पानी पीते रहिए, क्योंकि फटीग का बहुत प्रॉब्लम होता है। एग्जाम वाले दिन बच्चे बेहोश हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत पढ़ा होता है, स्ट्रेस्ड होते हैं। नैप्स लेते रहो बीच बीच में, अगर आपको लगे कि आप थक गए हो पढ़ते पढ़ते, टेक अ नैप, वो पावर नैप कहलाती है आपकी। जो आप, जैसे सपोज 2 घंटे आपने पढ़ा और आप थक गए, आपने बुक बंद करी और आपको नींद आ रही थी, आप सोए, फिर आप उठ गए, आपने अलार्म लगाया हो तो 10 मिनट बाद आप उठ गए। वैसे अलार्म से अच्छा आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर दो कि प्लीज़ मुझे इतने बजे उठा देना, इट वर्क्स, है ना। तो आप वो कर सकते हो कि आपने बोला 10 मिनट का नैप ले लेता हूँ, फिर उठ गए, फिर वो एकदम स्ट्रॉन्ग, आपकी जो स्लीप के बाद जो आप अवेकन होते हो ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें बहुत एनर्जी, बहुत पावर होती है आपकी, उस टाइम आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, राइट। और कोशिश करो कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो बेटा, जैसे सपोज 50 से 60 मिनट आपने कॉन्टिन्यूसली पढ़ा, तो आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो ही लो, वो ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी वो मतलब हैंडल ही नहीं कर सकती कंसिस्टेंसी इतनी। और अगर आपने एक दिन हैंडल भी कर लिया, तो आप आने वाले टाइम पर देखोगे कि आपके साथ दिक्कत हो रही है। इसके अलावा बेटा सैम्पल पेपर्स और उसके एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सैम्पल पेपर करिए, उसका एनालिसिस करिए, और कोशिश करिए एग्जाम से पहले 5 से 6 सैम्पल पेपर्स आप ज़रूर लगा करके जाएं, क्योंकि ये आपको मल्टीपल चीज़ों में हेल्प करने वाला है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो आपका, चाहे वो स्पीड हो आपकी, चाहे वो एक्यूरेसी हो आपकी, राइट, और चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस हो, ये सब कुछ आपका वो बूस्ट करेगा। और सबसे बड़ी चीज़, एक प्लानिंग प्रॉपर वो आपको सिखाएगा। तो सैम्पल पेपर इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी नेसेसरी। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर सेशन को एंड करूँगी। आई होप कि मैंने मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को बता दी हैं, बट डू नॉट फॉरगेट कि आप लोगों ने मुझे आफ्टर द वीडियो बताना है कि आप कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, और साथ ही साथ में आप मुझे ये भी बताओगे कि आपके प्री बोर्ड्स में कितना टाइम बचा हुआ है, राइट। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक और चीज़ इन्फॉर्म कर दूं बेटा, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की तैयारी कर रहा है पैरेलल विद योर एग्जाम्स, 12th के एग्जाम्स, तो आप ना अपने अड्डा के स्टोर पर जा सकते हो। आपके पास एक K12 सेक्शन है, उसमें आपका एक बहुत ही प्यारा सा बैच है, दैट इज़ उड़ान बैच। इसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड-रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, काउंसलिंग, सब कुछ मिलती है, प्लस बुक्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो पहले आप 12th की पढ़ाई करो, फिर 12th के साथ साथ बैलेंस स्टडी आप किसकी कर सकते हो, अपने बोर्ड्स की। तो वो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नीचे देखोगे आप, ये टेस्ट सीरीज़ है ना, उसके नीचे देखोगे आप ये ई-बुक्स हैं, उसके नीचे देखोगे आप ये हार्ड कॉपीज़ हैं। सो इफ़ यू वांट इट, आप कुछ नहीं है, बस इस पर जाओ, है ना, आपके पास सेक्शन है बाय नाउ का, आप कोड यूज़ करो Y484, ये आपको हेल्प करेगा टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे ही आप इसको यूज़ करते हो ना बेटा, यू कैन सी इट, आपको ये बैच 4108 रुपीज़ का मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट बुक, इफ़ यू वांट एनी टेस्ट सीरीज, एनी बैच, आप Y484 कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। नाउ विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।